Hello everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Okay. So let us. Okay. चलिए तो डाउट सेशन हम थोड़ा लास्ट में लेंगे। पहले कुछ आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स है कुछ, है ना, वो हम पहले देख लेते हैं। चलिए तो आज हम साथ में सारे जो थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो देख लेंगे असाइनमेंट वाले। ठीक है, चलिए उससे पहले कुछ लेट अस सी। ओके, अब हम देखेंगे so what is a steady flow? ST steady flow, इसी को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो सपोज देयर इज दिस चैनल। सपोज ये चैनल है आपका, यहाँ से आपका फ्लूइड पास हो रहा है। ठीक है, तो सपोज आपका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सपोज ये पॉइंट सपोज यहाँ पे सी है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से फ्लूइड पास हो रहा है। ठीक है, तो स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है? स्टडी फ्लो का मतलब होता है कि वेलोसिटी सबसे पहला बात तो ये कि टेंजेंट at any point on line of flow is in direction of motion. Direction of motion मतलब velocity at that point. Okay, तो यहाँ पर सपोज आपका लाइन ऑफ फ्लो इस तरह से है, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट लेंगे तो ये वेलोसिटी दर्शाएगा इस तरह से। यहाँ पर अगर इस तरह से है तो ये वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे लाइन ऑफ फ्लो के डायरेक्शन में अगर कुछ टेंजेंट लेंगे तो वो वेलोसिटी दर्शाएगा। ठीक है, और लाइन ऑफ फ्लो क्या है? लाइन ऑफ फ्लो वो है कि पाथ टेकन by a particle in flowing fluid is called line of flow, या फिर इसी को कहते हैं स्ट्रीमलाइन। मतलब स्ट्रीम की लाइन। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से देखें तो ये सपोज ये वाला एग्जांपल है, तो स्ट्रीम लाइन इस तरीके से होगी ना, लाइन ऑफ फ्लो। ये कुछ एक लाइन इस तरह से जाएगी, फिर ये तो ये सारी जो है वो दीज आर लाइन ऑफ फ्लो, या फिर इनको कहते हैं स्ट्रीम लाइंस। मतलब स्ट्रीम की लाइन, धारा की डायरेक्शन। ठीक है, और मैंने लिखवाया कि इसकी डायरेक्शन के जो टेंजेंट खींचेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी देगा। तो सपोज यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी देगा, यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी देगा।
ओके, तो इसीलिए इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। अब स्टडी शब्द कहाँ से आया? तो स्टडी शब्द का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स at any point is same at all times. सेम एट ऑल टाइम्स, इसीलिए इसको स्टडी बोलते हैं। स्टडी मतलब स्थिर है ना, मतलब कि किसी भी पॉइंट को ले लेंगे, सपोज पॉइंट ए लेते हैं, तो पॉइंट ए पे हमेशा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इस डायरेक्शन में ही होगा, है ना। किसी भी समय पे t इज इक्वल टू 0 पे देखें तो भी इधर ही होगा फ्लो, t इज इक्वल टू 1 पे देखें तो भी फ्लो इधर होगा। किसी भी समय पे वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो कांस्टेंट रहेगा ना। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी हमेशा इधर ही रहेगा, किसी भी समय पे देखें तो वेलोसिटी ऑफ बी कांस्टेंट रहेगा। सी को देखें तो वेलोसिटी ऑफ सी इज कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इज कांस्टेंट ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टडी, ठीक है। तो क्लियर है आपको स्ट्रीमलाइन क्या होती है, लाइन ऑफ फ्लो क्या होती है, और स्टडी क्यों बोला जाता है उसे ना। यस स्ट्रीमलाइंस मतलब कि जो फ्लो हो रहा है एकदम स्मूथ हो रहा है इस तरह से, ताकि ये इस तरह से पार्टिकल जो है लाइन में जा रहा है, कोई टर्बुलेंस नहीं जा रहा है इधर उधर, रैंडमली केओटिकली नहीं जा रहा है, एक स्ट्रीम लाइन में जा रहा है प्रॉपर स्मूथ तरीके से, है ना। और किसी भी स्ट्रीम लाइन पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो आपको उस पॉइंट पे वेलोसिटी दे देगा वो, ठीक है। और ये बोल रहा है स्टडी का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे, ए पे, बी पे, सी पे, किसी पॉइंट लेंगे वहां पर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। मतलब समय के साथ चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं सेम तो नहीं होगा ना सर? है सर सेम तो नहीं होगा ना? नहीं, स्पेस वाइज सेम नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए और बी बराबर हो ऐसे जरूरी नहीं है, ओके। क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड करेगा, हाँ सर, इक्वेशन कंटिन्यूटी। है ना, वो एरिया पे डिपेंड करेगा ना। बट किसी एक पॉइंट को चूज कर लिया वहां पर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। सर, अगर तो सर एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर उसको हम स्टडी स्टडी बोलेंगे। एक्सेलरेट कर रहा है मतलब क्या होता है? उसका मतलब वेलोसिटी फ्लूइड का जैसे जैसे जा रहे हैं वो नीचे बढ़, मतलब नल खोलते हैं तो फिर नीचे नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ता है ना पानी का, इसीलिए वैसे। नहीं नहीं, बट वेलोसिटी बढ़ता है, बट वो हाइट के साथ बढ़ता है ना। जैसे आपने नल खोला है, ठीक है, ये टैप है सपोज, है ना, यहाँ से टैप खोला, अब पानी गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी ना, हाँ क्योंकि सर। यहाँ से गुजरेगा पानी, अब वो उस पानी की वेलोसिटी नीचे बढ़ेगी, बट यहाँ पर नया पानी आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, यस सर। यस। है ना। तो इसीलिए एक्सेलरेट हो रहा है। देखिए बोला पार्टिकल जो है नीचे जाएगा तो एक्सेलरेट करेगा, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पेस में वेलोसिटी नए पार्टिकल की कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो पुराना वाला पार्टिकल है वो बढ़ के आगे चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बट यहाँ पर नया पार्टिकल आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी पुराने वाले इस वेलोसिटी जैसी होगी, ओके सर। है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट पे जो भी उस समय पार्टिकल आ रहे हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं, वहां पे नए नए पार्टिकल्स आते जा रहे हैं। समझ गए बात? मीन्स किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। हाँ, मतलब इसीलिए जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसकी, ठीक है। सर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाले से कैसे डिफरेंट है? उसमें भी तो हम यही कर रहे होते हैं ना कि नहीं एक नहीं, क्रॉस सेक्शन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम फ्लो का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, और अभी इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि टर्बुलेंट फ्लो, तो क्लासिफिकेशन पढ़ रहा है फ्लो का। इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं। तो उसमें भी यही होता है ना कि एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं और वहां पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड मतलब मूविंग नहीं, फ्लूइड का वो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों पे वैलिड होगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो पे और टर्बुलेंट फ्लो पे, है ना। तो फ्लो के दो तरीके हैं, ओके ओके। ठीक है। चलिए, तो ये लिख लिया सबने? सर स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं क्या? स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ओके सर। चलिए, नोट डाउन कर लिया सबने?
यस सर। ओके, अब हम देखते हैं आगे कि व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ स्टडी फ्लो। तो स्टडी फ्लो में क्या होता है, स्टडी है मोशन उसका, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है उसकी वेलोसिटी ऑलवेज सेम है। तो ऑपोजिट ऑफ स्टडी फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, इट इज a chaotic motion where liquid is not traveling in streamlines, but its velocity at any point is changing chaotically with time। ठीक है, मतलब अब जो है सपोज आपका इस तरह से एक ट्यूब लेते हैं कुछ, ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर किसी स्ट्रीमलाइन का नहीं है, कोई रैंडम कुछ भी मोशन हो रहा है पार्टिकल का, बट देयर इज अ ओवरऑल ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी की इधर जा रहा है वाटर, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो कभी इधर होगी वेलोसिटी, कभी इधर होगी वेलोसिटी, कभी इधर होगी वेलोसिटी, कभी इधर होगी वेलोसिटी, है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, सपोज पॉइंट ए है, तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट इन टाइम। मतलब या तो रैंडम chaotic टाइप हो गया। ठीक है, तो ये इसका स्टडी फ्लो का ऑपोजिट है। ठीक है, अब आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब टैप ओपन करते हैं तो आपको दो तरह के फ्लो दिखते हैं, एक तो बहुत स्मूथ फ्लो जाता है ना, यस कि आपको ट्रांसपेरेंटली पूरा दिखता रहता है, स्मूथ फ्लो जाता है एकदम, आपको दिखता है कि एकदम स्ट्रीम लाइंस में जा रहा है, इस तरह से स्मूथ फ्लो। ठीक है, टैप ओपन करते हैं तो एकदम स्मूथ जाकर ट्रांसपेरेंट, और एक एकदम केओटिक स्मूथ फ्लो में आपको एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, और एक केओटिक फ्लो दिखता है जिसमें आपको थोड़ा मिल्किश टाइप दिखता है आपको, है ना, रैंडम टाइप, जिसमें कभी टैप, सपोज टैप का प्रेशर काफी ज्यादा है ना, और एकदम से ओपन पूरा कर देते हैं तो केओटिक दिखता है ना। यस थोड़ा क्यों होता है सर ये? वाइटिश टाइप दिखता है जिसमें पार्टिकल रैंडमली बम्प करते हैं इधर, ठीक है, तो उसके कारण जो है वो रैंडम हो जाता है इधर, और एक स्ट्रीमलाइन होता है जैसे पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप दिखता है। ठीक है सर। यस सर ये क्यों होता है, मतलब लिक्विड के, अगर लिक्विड सेम लेते हैं तो क्या वो सेम, अगर हम उसको सेम प्रोसेस से गुजारे या फिर किसी भी अदर पाइपलाइन अदर, सो दैट वो डिपेंड मल्टीपल इस पे करता है, ये जो इसको बोलते हैं कि कैटेगराइजेशन ऑफ फ्लो, है ना। तो इसका मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूंगा, थोड़ी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इट इज कॉल्ड द कैटेगराइजेशन ऑफ फ्लो, कि जैसे लिक्विड तो वही है वाटर, बट एक तरह वो स्टडी फ्लो की तरह बिहेव करता है और एक टाइम पे टर्बुलेंट फ्लो की तरह, तो क्यों करता है। सो दैट डिग्री ऑफ टर्बुलेंस जो है वो डिटरमाइन होता है एक नंबर से, रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ, वो नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर। हाँ सर, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूंगा मैं, कि किन किन पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करता है, हमारे काम का है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो डिटरमाइन करता है कि वो फ्लो जो है टर्बुलेंट होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कुछ ऑब्जर्वेबल्स पे, जैसे प्रेशर हो गया या फिर डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, उन सब चीजों पे ये नंबर डिपेंड करता है, और वो नंबर फिर निकालते हैं उन
नंबर अगर आपका लार्ज आता है, लार्ज आता है मतलब टर्बुलेंट फ्लो है, और अगर स्मॉल आता है तो ये स्मूथ फ्लो है या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो इसके रेनॉल्ड्स नंबर किन किन ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स के जो हमारे काम के उन पर डिपेंड करता है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, सर एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि अगर हम फ्लूइड को काफी देर तक ओपन छोड़ दें और प्रेशर वेरिएंस कुछ ना करे, ना ही कोई सराउंडिंग में जैसे एयर का फ्लो वगैरह चेंज नहीं हो रहा, सब एक टाइम बाद वो फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो शो करेगा? नहीं नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आसपास की कंडीशंस क्या है। मतलब सेम है सर, पहले स्टार्टिंग में जो थी सेम सेम है, है? अगर सेम कंडीशन से फिर तो वो टर्बुलेंट है तो केओटिक ही टर्बुलेंट रहेगा करेगा। ना। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, तो अब कुछ इसमें से असाइनमेंट निकालिए, एक बार असाइनमेंट के क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप्स। सर यहाँ पे हम लोग मतलब कि वाटर का इंडिविजुअली पार्टिकल को मोशन डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूअसली वाटर का कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्योंकि फ्लूइड का, किसी एक पार्टिकल का नहीं, फ्लूइड का एज अ होल। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की तरह मतलब आप रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, इसलिए मुझे पूछना था। नहीं नहीं, पार्टिकल का इसलिए पार्टिकल नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फ्लूइड पे कोई भी एक पॉइंट लो, वहां पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी चेक कर रहा हूँ मैं, तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ऐसा है। यस सर। चलिए, अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार साथ में, सारे जो थ्योरेटिकल टाइप्स हैं, स्टेटमेंट वाले बहुत सारे इसमें। ठीक है, चलिए, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आ, 15 देखिए। चलिए, बी हो जाएगा सर। 15 में बोल रहा है, इन अ स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी वेक्टर v एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर there can be no accelerated motion, only uniform motion. There can be accelerated motion, there can only be decelerated motion, none of the above। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? बी हो एक्सीलरेट कर सकता है ना, एक्सेलरेट कर सकता है। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि पार्टिकल सपोज यहाँ पर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, बट ये वाला पार्टिकल एक्सेलरेट तो कर सकता है ना, मतलब यहां से यहाँ पे जाएगा तो वेलोसिटी तो बढ़ सकती है उसकी। जैसे यस। अभी हमने एग्जांपल देखा था कि पार्टिकल नीचे जा रहा है टैप से, तो टैप से नीचे जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे सपोज मेरा एरो, जो एरो लिख रहा हूँ उसकी लेंथ सपोज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो यहाँ पर वेलोसिटी सपोज इतनी है, तो यहाँ पर तो हमेशा इतनी ही रहेगी। टाइम स्टैम्प है अलग अलग, सपोज ये टाइम है, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी इतनी रहेगी, बट ये पार्टिकल जो है एक्सिलरेट तो हो सकता है ना, तो यहाँ पर इतनी हो सकती है, बट कंडीशन ये है कि फिर सब टाइम पे इतनी होनी चाहिए। समझ गए बात? तो पार्टिकल एक्सेलरेशन के ऊपर कोई आपकी कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये है कि किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। समझ गए बात? सर यहाँ पे यूनिफॉर्म भी तो हो रहा है, लेकिन उसमें यूनिफॉर्म भी अगर मेंशन होता तो और सही होता। वेलोसिटी तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं हो रही हो, बिल्कुल हर एक पॉइंट पे यहाँ से यहाँ जाएगा तो फ्लूइड यहाँ से यहाँ जाएगा तो एरिया कम हो रहा है, तो एरिया कम हो रहा है तो एक्सेलरेट तो हो ही सकता है फ्लूइड। एक्सेलरेट तो हो रहा है, बट यूनिफॉर्म भी तो है ना सर? यूनिफॉर्म इन टाइम है, इसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्पेस में यूनिफॉर्म थोड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी के, एक्सेलरेट हो जाएगा, हो सकता है। अब देखिए एक बार 17 देखिए, 17 क्या कहता है? सेवनटीन कहता है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल हो जाएगा सर। टेंजेंशियल। ये स्ट्रीम लाइन है इस तरीके से, किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो उसके टेंजेंशियल।
चलिए अब एक बार क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या होगा। इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो सबसे पहले ए वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं बताइए। हाँ यस सर। यस सर। वेलोसिटी एट अ गिवन स्पेस पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल सही है। किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, तो ये तो सही है। द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल कोइंसाइड्स विद द स्ट्रीमलाइन, ये भी सही है यस ना। Yes. स्ट्रीमलाइन ये है, इसी पे लाइन ऑफ मोशन, तो ये भी सही है। और फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ ट्यूब्स ऑफ द फ्लो, यस सर यहाँ पे सर Yes, यहाँ पे sir. कोइंसाइड करने का मतलब क्या है सर? कॉन्साइड मतलब एक ही डायरेक्शन है। मीन्स यस। सी भी सही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो सर dv by dt 0 है यहाँ पे, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो उस पॉइंट पे dv by dt 0 होगा। उस पॉइंट पे जीरो होगा। dv by dt। हाँ मतलब डेल वी लेकिन बाय सर उसको डेल बोलो आप। ओके ओके हाँ del v। तो और सर v del v by del x 0 नहीं होगा। नहीं नहीं, क्योंकि ग्रेडियंट के कारण यहाँ से यहाँ जाएगा तो आपका चेंज हो जाएगा। हाँ, तो स्पेस वाला वो आप बोल रहे हैं कि सब चेंज होगा टाइम के साथ यस नहीं। यस ओके। ओके। अब एक बार आप देखिए क्वेश्चन नंबर जस्ट वन मिनट। सर कोइंसाइड का मतलब क्या बताएं? थोड़े बी ऑप्शन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। कॉन्साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, ओवरलैप कर रहा है। कॉन्साइड मतलब ओवरलैप। कॉन्साइड का मतलब नहीं पता क्या आपको? ओवरलैप मतलब डायरेक्शन सेम है उनकी। ये स्ट्रीम लाइन है अगर, तो लाइन ऑफ फ्लो इधर ही होगा। चलिए ओके। अब एक बार क्वेश्चन नंबर आप देखिए। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ठीक है, तो 20 देखिए। इसमें बोला आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ फ्लैट ट्यूब ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन लोकेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, प्लेन में ही, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है टॉप व्यू दिया है। ठीक है, किस तरीके से ये टॉप व्यू दिया है आपको। डी ऑप्शन होता है। चलिए, और यहाँ से ये फ्लो जा रहा है इस तरीके से। तो हमें पूछा है प्रेशर और वेलोसिटी का। सपोज पॉइंट ये 2 है और ये पॉइंट 1। आइडियल का मतलब यहाँ क्या बोल रहा है? आइडियल फ्लूइड मतलब सर मतलब कैसा फ्लूइड रहा? आइडियल फ्लूइड मतलब उसमें जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी स्ट्रीमलाइन वाली प्रॉपर्टीज है, वो टर्बुलेंट टाइप नहीं है वो, इनकम्प्रेसिबल। है ना। वो देयर आर मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वो मतलब इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो जा रहा है, उसका ही उसका मास नहीं हो रहा है, इवेपोरेट नहीं हो जा रहा है, फिर से वो स्ट्रीमलाइन में बह रहा है, इधर टर्बुलेंट नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। न्यूटोनियन बोलते हैं और सारे आइडियल होते क्या हुआ? हैं, जो न्यूटोनियन बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। नहीं नहीं, आइडियल का मतलब वही है कि उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो सिंपलिस्टिक प्रॉपर्टीज है। मतलब कि वो कहीं पे मास उसका कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल है, और उसके बाद में वो फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लाइन ऑफ फ्लो है, टर्बुलेंट नहीं है कहीं पे, कहीं पे रैंडम ब्रेक्स नहीं है उसके मोशन में। ये सब चीजें हैं इसका मतलब। चलिए, तो अब मुझे बताइए कि पॉइंट 2 और पॉइंट 1 पे हमें वेलोसिटी और प्रेशर का वो देखना है। ठीक है, तो देखिए प्रेशर की अगर बात करें तो बताइए पॉइंट 2 पे प्रेशर ज्यादा होगा, पॉइंट 1 पे प्रेशर ज्यादा होगा? 1। पॉइंट 1 सर यहाँ पे प्रेशर का मतलब किस चीज का बात कर, रो जीएच का नहीं बात नहीं, करेंगे या फिर वो बर्नौलीज में रोजीएच प्लस रो जीएच? नहीं नहीं, यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिया हुआ है ना, तो प्रेशर रोजीएच वाला नहीं बात कर रहा हूँ। प्रेशर तो फोर्स बाय एरिया होता है ना, यस सर। जनरल प्रेशर हो सकता है। तो
2 और 1 में बताइए, जो 1 बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं 1 बताइए। सर वहाँ पर ज्यादा हाइट है। हाइट तो भाई मैं बोल रहा हूँ टॉप व्यू है, ये सेम हाइट पे है सब। सर ऊपर जो फ्लूइड है ना 1 पे, वो ज्यादा मतलब वेट कर रहा है, वेटिंग कर रहा है ऐसे करके, या फिर ज्यादा प्रेशर, ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड उस पे प्रेशर डाल रहा है, जबकि 2 पे थोड़ा कम है अगर एरिया वाइज देखें तो देखिए इसको मैं इस तरह से समझ सकते हैं 1 और 2 पे। देखिए जो 2 के ऊपर सपोज एक स्ट्रीम लाइन लेते हैं, ठीक है, तो 2 के ऊपर जो स्ट्रीम लाइन है, तो स्ट्रीम लाइन जो है कर्व हो रही है इधर से, है यस ना। सर। मतलब 2 के ऊपर जो प्रेशर है, दैट प्रेशर और फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इधर से इधर। यस सर। यस सर। मतलब 2 के ऊपर जो फोर्स है वो सर्कुलर मोशन करा रहा है इसको, स्ट्रीम लाइन को, एक तरह से, है ना। तो 2 के ऊपर जो Yes, sir. प्रेशर है वो इस स्ट्रीम लाइन के लिए सेंट्रीपिटल टाइप का फोर्स का काम कर रहा है, समझ के बात, Yes, sir. है ना। अब देखिए, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्यादा मास को सेंट्रीपिटल करा रहा है। Yes, तो sir. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? Come on. बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्यादा मास को उसको सर्कुलर मोशन कराना पड़ेगा। तो जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है बढ़ेगा। सर मतलब अगर ऐसे सोचे कि mv²/r होता है और r जैसे जैसे बढ़ा तो फोर्स कम होता है, तो प्रेशर कम होना चाहिए ना। mv² बाय, सर mv²/r, तो r जैसे जैसे बढ़ा तो फोर्स कम होता है ना। लेकिन आप देखो ना कि एम भी तो बढ़ रहा है। मास बढ़ रहा है ना, ज्यादा मास को वो कर रहा है इधर। अच्छा देखिए इसको एक और पॉइंट पे बात कर रहे स्ट्रीम लाइन की तरफ देखते हैं, इसको इस तरीके से। चलिए, तो सपोज मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखता हूँ, छोटा सा सर ये सब एलिमेंट। मतलब कि प्लेन एक ही प्लेन बना है। हाँ एक ही प्लेन में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखता हूँ, सपोज ये यहाँ पर P1 है और यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P3, यहाँ पर P4, P5 और P6, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर P1 जो है वो अंदर की तरफ होगा इस तरह से, ठीक है। यस सर। अब बताइए यहाँ पर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर देखूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे P1 इधर लग रहा है और P2 इधर लग रहा है, हैं। यस बट ये सेंट्रीफ्यूगल कर रहा है, सेंट्रीपिटल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो P2 डोमिनेट होना चाहिए P1 से। यस सर। यस सर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर जो है इधर से P2 लग रहा है और इधर से P3 लग रहा है। अब ये सर्कुलर इधर करा रहा है, तो P3 डोमिनेट होना चाहिए P2 से। यस यस sir. सर। हाँ इसी तरीके से P4 इज ग्रेटर देन P3, इसी तरह से P6 इज ग्रेटर देन P1। इसीलिए यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। आप समझ में आया क्यों है? हाँ यस सर। आप इंक्रीमेंटली जाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्यों? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो P1 इज ग्रेटर देन P2, और ये टॉप व्यू है, मतलब पूरा का पूरा ये प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये। सर इसको बर्नौली से सोच सकते हैं कि इसी तरह। हाँ तो वही देख रहे हैं हम, P1 इज ग्रेटर देन P2 है। तो अब बर्नौलीज थ्योरम हमारा क्या कहता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाइट तो सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन P2 है, तो V1 क्या होगा? लेस देन V2 होगा। Yes, sir. ना? प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में आपका ये रिलेशन है।
चलिए अब इसके सर जो बर्नौली बर्नौलीज में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर है सर, उसमें सारे टर्म्स तो प्रेशर के ही हैं, तो फिर प्रेशर के लिए हम लोग सिर्फ P को क्यों कंसिडर करते हैं? सारे टर्म्स प्रेशर के हैं? नहीं नहीं, उसमें जो वो एक प्रेशर एनर्जी है, एक आपका वो वाला एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। सर प्रेशर लेकिन रो जी एच तो प्रेशर ही होता है एक तरीके, मतलब उस स्टैटिक प्रेशर तो रो जी एच। नहीं नहीं, रोजीएच प्रेशर, रोजीएच is not the pressure, रोजीएच is the potential energy of that particular point mass. सर यहाँ पे जो मतलब 1 और 2 जो पॉइंट, अगर उसको नहीं मतलब कंसीडर करके मगर स्ट्रेट लाइन वाला मतलब ऊपर या फिर उसके नीचे बॉटम पे दिया हुआ है उसमें कंसीडर करें तो वहाँ पे प्रेशर तो सभी का फिर सेम ही आ जाएगा ना? यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, प्रेशर यहाँ तो सभी पॉइंट का सेम ही आ जाएगा ना? मतलब इस सेक्शन पे बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? यस सर। हाँ, यहाँ पर सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है ये, तो यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा। यहाँ पे इसलिए अलग अलग है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो सर्कुलर मोशन करा रहा है तो उसको इधर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रेशर प्रोवाइड करता है। ओके चलिए अब बर्नौलीज में आगे बढ़ते हैं। सर और एक डाउट था छोटा सा। इससे रिलेटेड है क्या? हाँ सर, मतलब इसी से, मतलब अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फिर सर मतलब अगर इसी ट्यूब को मतलब हम लोग ऐसा वर्टिकली रख देते हैं तो सर हाँ। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो फिर वो स्टैटिक प्रेशर का वो फॉर्मूला जो रो जी एच आता है वो वैलिड नहीं होता क्या जब फ्लो कर रहा होता तो? नहीं नहीं, फ्लो कर रहा होता है तो वो पूरा फॉर्मूला वैलिड होता है, P प्लस रो जी एच। वो जो हमने स्टैट वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मैंने लिखवाया था ना। हाँ सर। तो वो स्टैटिक वाले केस में है। अच्छा, तो मतलब फ्लो कर रहा होगा तो हम लोग को पूरा P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को यस यस कॉन्स्टेंट करके फिर वहां से P निकालना पड़ेगा। यस यस। ओके सर, फिर वहां पे रो जी एच डायरेक्टली नहीं डाल सकते जैसे कर। ओके सर। चलिए, क्योंकि वहां पर जो है वो V वाला टर्म जीरो आता है ना, तो बर्नौलीज का स्पेशल केस है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। चलिए अब एक बार क्वेश्चन नंबर आप देखिए 22 देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर। बर्नौलीज की ही बात कर रहे हैं। Two robots moving parallel to one another in same direction are pulled towards one another because, ठीक है। तो आपका जो है ये रोबोट है, बोट है, एक बोट इधर है और एक बोट आपकी इधर है। बोट, एक बोट इधर है और एक बोट इधर है, ठीक है, ये जा रही है इधर। तो उसने बोला है कि वो एक दूसरे को पुल क्यों करती है, बताइए। देखिए ए तो गलत हो जाएगा, दे आर अपोजिटली चार्ज बॉडी, ये तो क्या बात हुई। बी क्या कहता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन द टू, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे इन बिटवीन थोड़ी लगेगा। सी क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ द रोबोट्स बीइंग हाई द ड्रैग्स एयर इन बिटवीन टू मूव विद हाई वेलोसिटी, हेंस द प्रेशर बिटवीन द बोट्स फॉल्स एंड द कॉजेस द पुल। ये सही है, ठीक है। तो जैसे ही रोबोट जाती इधर, वो साथ की वेलोसिटी इसको भी ड्रैग कर लेती है, तो यहाँ की वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है। वेलोसिटी बढ़ गई इन बिटवीन वाली, तो बर्नौलीज थ्योरम से प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम हो गया तो ये अंदर पुल हो जाती है। सी आपका सही है। इसको फोर्स वाले से भी देख सकते हैं ना, मतलब कि वाटर को फ्लो करवा रहा है तो इवेंचुअली वहाँ पे थोड़ा सा वो बेसिकली प्रेशर में ही फिर हमको सोचना हाँ पड़ेगा। हाँ, प्रेशर के टर्म्स में ही सोचना पड़ेगा। ओके सर, ये अगर अपोजिट जा रहे होते हैं तो सर ये फिर रोटेट करने लगते हैं ना, मतलब थोड़ा सा एक सर्कल में ऐसे घूमने हाँ लगते हाँ, हैं ना। तो प्रेशर जो है फिर सेंट्रीपिटल का काम कर सकता था फिर थोड़ा। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए।
The destructive suction effect of tornado is greater near the center of disturbance. तो टॉर्नेडो है सी सर। इस तरह से टॉर्नेडो है आपका, ठीक है। तो टॉर्नेडो के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो टॉर्नेडो का जो सेंटर होता है वहां पे प्रेशर मिनिमम होता है। तो प्रेशर अगर मिनिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी वहां पे? हाई हो जाएगी। मैक्स। तो ये पूछ रहा है कि ग्रेटर नियर द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ टॉर्नेडो is greatest at the center and the pressure is minimum. तो डी हो जाएगा आंसर इसका। सर मतलब अगर मैं विद इन टॉर्नेडो हूँ, मतलब टॉर्नेडो के अंदर हूँ, तो उसमें सर अगर हमें सरवाइव करना है तो सर्वाइविंग के लिए सेंटर पे रहना सेफ रहेगा या फिर आउटर मोस्ट लेयर पे? नहीं, सेंटर पे सबसे सेफ है। तो जो साइक्लोन है ना, साइक्लोन, हाँ सर। टॉर्नेडो की बात नहीं करते क्योंकि टॉर्नेडो तो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसमें तो आप कहीं बच नहीं सकते, ठीक है। हम साइक्लोन वही है ना। तो जैसे टॉर्नेडो का तो विड्थ जो होता है वो होता है जैसे 500 मीटर टू 1 किलोमीटर। हाँ हाँ सर, तो सर बॉटम लाइन का आप बात कर रहे हैं? 100 मीटर की बात कर रहा हूँ, हाँ बॉटम लाइन 100 मीटर से आसपास होता है, 100 मीटर से 1 किलोमीटर, ठीक है। तो टॉर्नेडो में तो कहीं भी रहेंगे आप तो वो कर देगा। साइक्लोन जो होता है थोड़ा वो किलोमीटर्स में होता है, कितना 50 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर से सर, ठीक है। तो साइक्लोन में जो है उसका जो इस तरह से होता है जो, तो ये साइक्लोन एक तरह से सिलेंडर की तरह होता है ना। तो ये जो है ये सेंटर होता है, इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। तो आई ऑफ द साइक्लोन ये होता है ना एकदम, यहाँ पर प्रेशर मिनिमम होता है और जो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना वो वॉल के ऊपर होती है। यहाँ पर जो वाटर आपका वेपोरेट होकर ऊपर जाता है, जो कि इस साइक्लोन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे हाई होती है, लेकिन उनके बीच में जो ये एरिया होता है ये एकदम सेफ एरिया होता है, आई ऑफ द साइक्लोन। तो यहाँ पर है आप तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि कुछ टर्बुलेंट टाइप कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ से जो है वाटर वेपर ऊपर जाती है और फिर ऊपर जाके कंडेंस होती है, तो वो फिर इस साइक्लोन को सस्टेन करता है। सर तो प्रेशर मिनिमम है आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम बर्नॉलेज नहीं लगा रहे हैं? नहीं, प्रेशर मिनिमम है तो लगा रहे हैं ना, मतलब तो वेलोसिटी तो हाई होगी ना सर वहाँ मतलब पे ज्यादा होगी। नहीं, इन द सेंस की जो ये यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, लिफ्टिंग वेलोसिटी जो होगा वो ड्रैग करने वाला। हाँ सर एज जो एज है टोर्नेडो का उसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। एज ऑफ द टोर्नेडो, यू आर राइट। तो अच्छा अंदर तभी फ्रिक्शन सर इफेक्ट वो क्यों चीज, आता है? क्या हुआ? प्रेशर मिनिमम है ना, तो चीजों को प्रेशर मेंटेन करने के लिए सक्शन करेंगे। हाँ सकिंग करेगा तो तो ऊपर। मतलब अगर कोई चीज बाहर है टोर्नाडो का, सब वो भी अंदर खिंच जाता है ना, वो क्यों खिंच जाता है अंदर? क्योंकि बाहर से प्रेशर अंदर आ रहा है तो वो क्या चीज खींचेगा ना, बाहर? वेलोसिटी हाई है। तो बाहर है तो प्रेशर अंदर है, तो इस तरह से होगा ना, फिर ये इस तरह से वो होगा। अच्छा ओके। मतलब अगर कोई चीज बाहर खड़ा है साइक्लोन का, तो मतलब उसका प्रेशर लेस, मतलब ज्यादा है, लेस देन कंपेयर टू दिस थिंग, वो कंपेयर टू, सर्कमफेरेंस पे, तो इसलिए अंदर खिंच जाता है। यस। और बाकी उसका डायरेक्शन तो हमने देखा ही था, वो कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, ठीक है। हाँ सर। चलिए अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, यही जो बोट वाला था। तो आपने देखा होगा कि वो होता है जो क्रिकेट बॉल होता है वो स्विंग होता है, या फिर फुटबॉल जो स्विंग होता है ना इस तरह से। बर्नौली इक्वेशंस। हाँ, तो जैसे ये फुटबॉल पोस्ट है, ये फुटबॉल पोस्ट, तो यहाँ से किक मारते हैं इसे, तो ये इस तरह से कर्व्ड इसमें जाके कर देता है, ठीक है। बनाना पाथ जिसको बोलते हैं ना, बनाना पाथ, ठीक है। तो स्ट्रेट किकिंग में होता है ऐसे? हाँ, तो जो बॉल होता है वो स्विंग होता है या कर्व्ड होता है। तो वो क्यों होता है? तो उसका रीजन जो है वो है, उसका अल्टीमेटली रीजन जो है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल ही है, बट उसका एक नाम दिया है विच इज कॉल्ड एज मैग्नस इफेक्ट।
तो मैग्नस इफेक्ट का मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। इसके अंडर का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो मैग्नस इफेक्ट में क्या होता है, तो सपोज एक बॉल है आपका, तो मैग्नस इफेक्ट बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस रहते हैं कि किसी वैली में किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं और फिर थोड़ी दूर जाके वो फिर लिफ्ट हो जाता है, मतलब ऐसा नीचे जाते जाते ऊपर पाथ लेता है, ऊपर लिफ्ट हो जाता है। यस यस। तो मैग्नस इफेक्ट जैसे बहुत सारे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, पिंग पोंग बॉल, आप फिर जो वैली में जो आप बात कर रहे हैं वो मल्टीपल जगह पे देखने को मिलता है। उसका प्रिंसिपल सेम होता है। तो जैसे आपने फुटबॉल को किक किया, ठीक है ना, तो फुटबॉल एक तो सेंटर ऑफ मास उसका आगे बढ़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ फुटबॉल जो है वो रोटेट भी हो रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के बहुत इस तरीके से ना। तो फुटबॉल आगे भी जा रहा है इस तरीके से और ये रोटेट भी हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब सपोज आपका एक एयर फ्लो है, ठीक है ना, किसी इसमें एयर है और सपोज वो एयर फ्लो जनरली इस डायरेक्शन में हो रहा है, एयर फ्लो, तो एयर फ्लो इस तरह से हो रहा है जनरल। एयर के कारण ही रोटेट होता है ना ये? हाँ, तो नहीं, ये रोटेट जो होगा ये मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से होगा कि उसने किक इस तरह से मारी कि वो इनिशियली सर उसने अगर मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ मास वाली लाइन से मारा मैंने कि वो हाँ, डायमीटर्स पे लाई कर रहा है, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स की उसका ये होगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी एयर फ्लो इस तरह से है सपोज, ठीक है, तो वो इसके ऊपर जाएगा इस तरीके से और यहाँ से जाएगा और ये इस तरीके से जाएगा। जो एयर फ्लो की स्ट्रीम है वो इस तरीके से जाएगी और यहाँ से जो जाएगी वो इस तरीके से जाएगी इसके अलावा। ये एयर फ्लो की स्ट्रीम है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर एयर फ्लो इस तरह से हो रहा है, ये इसकी डायरेक्शन ये है और यहाँ पर ये हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए दो पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ये वाला देखिए और एक पॉइंट ये वाला देखिए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की अगर बात करूं कॉन्टेक्ट पॉइंट बिटवीन एयर एंड फुटबॉल, तो इस पॉइंट पे अगर बात करूं मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक वेलोसिटी की, तो बॉल तो जो है इधर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, है ना, और एयर फ्लो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी वेलोसिटी इधर है, तो ये वेलोसिटी से एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। सर हम Yes. लोग जो बर्नौलीज में वेलोसिटी देखते हैं तो हम लोग पॉइंट का वेलोसिटी देखते हैं, फ्लूइड का पॉइंट का वेलोसिटी देखते हैं? फ्लूइड की वेलोसिटी एट अ पॉइंट। सर तो फ्लूइड का वेलोसिटी तो वही रहेगा ना, कैंसिल क्यों आउट होगा? नहीं, बट इसकी वजह से, बॉल की वजह से वो आसपास के पार्टिकल्स को इफेक्ट करेगा ना, अच्छा ओके। बॉल की वजह से आसपास के पार्टिकल्स को इफेक्ट करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है बॉल की वजह से भी वेलोसिटी इधर ही होगी और फ्लूइड की वजह से भी इधर ही होगी, है ना। सर ये रोटेशन की वजह से ले रहे हैं आप डायरेक्शन उसका? हाँ हाँ, रोटेशन की वजह से, रोटेशन। ओके सर, सेंटर ऑफ मास का भी तो होगा ना एक वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में? हाँ, बट दैट जनरली वो दोनों में एक ही होगा ना, तो वो उसका इफेक्ट दोनों में बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, नेट वेलोसिटी, और यहाँ पर जो है वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है। अब बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो बर्नौलीज थ्योरम से यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बताइए यहाँ पर और यहाँ पर नेट फोर्स किधर होगा? सर नीचे की तरफ आ रही नीचे की तरफ। नेट फोर्स। तो इसका मतलब कि बॉल स्विंग किधर करेगी? इधर करेगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मल्टीपल हो सकते हैं आपके। फुटबॉल हो सकता है आपका, या क्रिकेट बॉल स्विंग हो सकता है, लेकिन मल्टीपल पिंग पोंग बॉल हो सकता है। सर नेट फोर्स ऊपर को नहीं होगा क्या? क्यों? इधर प्रेशर ज्यादा है ना, इधर प्रेशर कम है, तो Yes. ये प्रेशर इधर धकाने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका है मैग्नस इफेक्ट। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि मैग्नस इफेक्ट का अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है वो बर्नौलीज है।
ये सिर्फ क्वालिटी, देखिए ये सब चीजें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई क्वांटिटेटिव कुछ नहीं कर रहे हैं, अंडरलाइंग है बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने लगे फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो एक एक टॉपिक जो है वो पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब जब आप, अगर किसी का आप में से आई एम श्योर कोई ना कोई तो फ्लूइड मैकेनिक्स में करेगा ही पीएचडी, तो उसमें जो है आपको ये इसकी सबसे कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स की, क्योंकि इसमें जो इक्वेशंस होती है वो नॉन लीनियर होती है, सारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसके कारण इनका सॉल्यूशन जो एग्जैक्ट मिलना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो फिर इसको हम सिमुलेशन करके कंप्यूटर से सॉल्व करते हैं, और फिर उसका पैटर्न मॉडल बनाते हैं, फ्लो देखते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो करते होंगे। हाँ, मैकेनिकल वाले देखिए, मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फ्लूइड और एक थर्मो, मैकेनिकल वालों का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें हम सारी चीजें जो है ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, तो देयर आर डिटेल्स व्हिच मे बी मिस्ड, बट अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जैम लेवल पे या जस्ट या टीएफआर लेवल पे पूछेगा तो वो प्रिंसिपल लेवल पे पूछेगा, आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, ठीक है, जिस तरह से न्यूटन्स लॉ पूछता है। तो विस्कोसिटी वगैरह नहीं पढ़ना है क्या हमको? विस्कोसिटी के बारे में मैम इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन उसको बेसिक वाला पार्ट में बताऊंगा आपको। ओके सर। तो सेकंड वाला एग्जांपल क्या लिखा है? सेकंड वाला कहाँ पे? ये क्या ऊपर लिखा है ना, अंडरलाइन, ये बॉल के नीचे सर। क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल, पिंग पोंग बॉल, ठीक है। हाँ, जैसे इसका हम यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, आप मैग्नेस इफेक्ट का सारा अवेलेबल है। तो बॉल के साइज पे डिपेंड करेगा ना, अगर हम एक छोटा सा वो कोई भी, हाँ, देयर आर जैसे मल्टीपल फैक्टर्स, फैक्टर्स बहुत सारे हैं। देखिए, एक तो कौन सा फैक्टर है कि एक तो एयर फ्लो की फैक्टर है ना, इसीलिए बोलते हैं कमेंटेटर कि यहाँ का मौसम जो है साफ है, या फिर यहाँ का मौसम ऐसा है जो कि स्विंग को सपोर्ट करेगा, है ना। दूसरा हाँ सर। है ना, कमेंटेटर आपने सुना होगा ना काफी बार कि मौसम ऐसा है तो स्विंग को सपोर्ट करेगा, तो पहले मैं सोचता था हाँ कि सर, ये तो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ द बॉलर, बट बॉलर से ज्यादा कैपेबिलिटी यहाँ के एक्सटर्नल कंडीशंस की है। दूसरा, आपका पिच प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि पिच ही आपको रोटेशन देगा, यस सर। ना। तो पिच बोलते हैं कि पिच इस तरीके से कि स्विंग बॉलिंग को सपोर्ट करेगा, या पिच इस तरह से कि वो स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट करेगा। तो और देन साइज ऑफ द बॉल आल्सो, सरफेस ऑफ बॉल, सरफेस ऑफ द बॉल आल्सो, ग्रिप ऑफ द बॉल आल्सो, इसीलिए वो उसको रब करते हैं, वो जो स्विंग बॉल, शाइनी सरफेस बनाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तो सरफेस ऑफ द बॉल आल्सो देखिए यहाँ पे, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे सरफेस है आपका, तो ये अगर रफ सरफेस होगा और ये शाइनी सरफेस होगा, तो जिधर रफ सरफेस होगा वो ज्यादा एयर को ड्रैग करेगा ना, इधर ये सर स्विंग ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा। इसीलिए जो बॉलर्स होते हैं वो एक तरफ जो है वो शाइन करते हैं और एक तरफ फ्रिक्शन होता है, वो इसीलिए करते हैं कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो साइन करते हैं वो एक ही तरफ से साइन करते हैं, शाइन जो करते हैं, है ना, और एक तरफ से वो फिर रब होता है। तो ये भी इसी कारण होता है कि अगर मान लो सपोज आपका एयर फ्लो का सपोर्ट उतना ज्यादा ना हो, तो फिर वो आर्टिफिशियली इससे करके एयर फ्लो का प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं कि ये जो है सरफेस रफ है, तो यहाँ के पार्टिकल्स को ये ज्यादा वेलोसिटी देगा और यहाँ के पार्टिकल्स को कम देगा वेलोसिटी, फ्रिक्शन की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, तो प्रेशर इस तरह से होगा। तो स्विंग से रफ की सर रिवर्स स्विंग का क्या कॉन्सेप्ट है? रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट तो यार पता नहीं मुझे, रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट, रिवर्स स्विंग का मतलब होता है कि कन्वेंशनली जिधर स्विंग होना चाहिए उससे रिवर्स होता है। अब ये कैसे हो सकता है सर? वो होता है ना कि एक टाइम पे वो इतना ज्यादा उसको ड्रैग, जो ड्रैग वाला कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा उस पर डोमिनेट कर जाता है और वेलोसिटी इतनी हाई हो जाती है कि जो पुलिंग फोर्स है उससे ज्यादा उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी मिल जाती है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो जाता है ये स्पिन की वजह से। हाँ, दैट में भी द केस, यस यस, देखना पड़ेगा मुझे इस पे, लेकिन उस पर हमेशा पॉसिबल नहीं है इसका रिवर्स स्विंग का मैकेनिज्म दिया होगा, देखते हैं सर। वो एयर फ्लो के हाइट पे मतलब कितना हम डेप्थ में जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, वो सारे जगह पे पॉसिबल नहीं, इसलिए वैलीज वगैरह पे एग्जांपल दिखाते हैं, क्योंकि वहां पे डेप्थ पे एयर फ्लो बहुत ज्यादा, फिर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज ज्यादा दिखता है ना हमें हाइट से, तो वहां पे थोड़ा सा हो जाता है।
हाँ, तो रिवर्स स्विंग का मैकेनिज्म यही है कि जो कन्वेंशनल स्विंग है उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ जाते होंगे जिसके कारण होता है वो, है ना। हाँ सर, कन्वेंशनल स्विंग नया बॉल में करेगा, ये ओल्ड बॉल में कर सकते हाँ हैं हाँ रिवर्स हाँ, राइट, हाँ, आई एम श्योर। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आई देखिए रिवर्स स्विंग का आई थिंक स्टार्ट वसीम अकरम ने किया था, आई थिंक। सर वसीम अकरम। हाँ, यस वसीम सर, पाकिस्तानी बॉलर। वसीम अकरम, या हाँ हाँ, तो उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो ही वाज बैशिंग द इंग्लिश पीपल एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की पहले हम जब करते थे बॉल तो आप बोलते थे कि यू आर टेम्परिंग विद द बॉल, फिर जब आप करने लगे तो आपने नाम दे दिया रिवर्स स्विंग। मतलब जब वसीम अकरम और ये लोग कराते थे तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन पीपल यूज्ड टू से दैट दे आर टेम्परिंग विद द बॉल, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बॉलर्स भी सीख गए तो दे नेम्ड इट रिवर्स स्विंग। ओके, यही होता है सर, वो हम लोगों को अप्रूवल लेना पड़ता है इंग्लैंड और यूजुअली यूएस से। हाँ, तो जैसे जबकि उसका इन्वेंशन आप बोल सकते हो कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया। हाँ यस सर, सर, वसीम अकरम ने। अकरम ही नहीं, उसके बाद तो फिर अख्तर, शोएब अख्तर वगैरह सब। पाकिस्तान की सर बॉलिंग, जैसे हम फ्रांस में भी थे ना, पाकिस्तान दे दीस पीपल आर obsessed विथ बॉलिंग। हमारे यहाँ पे जैसे क्या होता है क्रिकेट में कल्चर, बच्चे होते हैं तो बैटिंग लेके भाग जाते हैं ना, हाँ सर। यस कहते हैं तो पहले मेरी बैटिंग, मेरा बैट है तो मेरी बैटिंग पहले होगी। दे आर इन पाकिस्तान दे आर obsessed विद बॉलिंग, क्योंकि उनके रोल मॉडल्स जो है वो बॉलर्स हैं, है ना। तो जैसे हम फ्रांस में भी थे ना, तो हम इंडिया वाला एक ग्रुप था और एक पाकिस्तान वाला, तो भारत पाकिस्तान का मैच लेते थे हम, तो बिकॉज फ्रांस में आपको काफी एशियंस हैं, है ना, तो इंडो पाक का मैच लेते थे, तो हमेशा वहां के बॉलर्स जो होते उनकी स्पीड इतनी खतरनाक होती थी ना, आई डोंट नो, उनका फिजिक एक तो बहुत स्ट्रांग होता है, और वो बचपन से ही प्रैक्टिस भी बॉलिंग की ज्यादा करते हैं, बैटिंग वेटिंग नहीं करते अभी भी सर वर्ल्ड में टॉप पर है सर। हाँ, वर्ल्ड अभी भी सर वो लोग। बट दैट इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। एक तो उनका फिजिक, आई हैव नोटिस कि उनका फिजिक काफी स्ट्रांग होता है यार, मतलब वो थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी भी थोड़ा पंजाब तरफ है, तो उनका थोड़ा फिजिक काफी स्ट्रांग होता है, और दूसरा उनका इंटरेस्ट बॉलिंग में काफी ज्यादा होता है। सर बॉलिंग की जहां तक बात करें तो वेस्ट इंडीज में इस टाइम क्या पे मैं तो बहुत आई ज्यादा डोंट थिंक कि 140 से ऊपर अभी तक मुझे कोई देखा ही नहीं आया, आई डोंट नो 140 जहीर खान के बाद कोई नहीं। है सर, है। 160 है। उमरान मलिक। बात कर रहा हूँ इंडियन बॉलिंग अटैक में 140 से ऊपर, तो जैसे बस जहीर खान का सर उमरान मलिक है, उमरान मलिक है। 159.8 उमरान मलिक है सर, उमरान मलिक जम्मू कश्मीर के। सब बुमराह भी दैट फेंकते इज हैं आल्सो इसीलिए पत्थर भी फेंकते हैं, इसीलिए पत्थर भी फेंकते हैं ना। नहीं यार, वो हमें पता नहीं होता तो सारे नहीं फेंकते भाई। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक कि शोएब अख्तर भी पत्थर फेंकता है, बट आई डोंट नो। पत्थर फेंकते हैं मतलब अरे मतलब थ्रो तो माने थ्रो के, थ्रो फेंकते हैं। डायरेक्ट थ्रो कहा जाता है उसको। चलिए, नहीं तो उसके बाद में चेक होता है ना सर, विदाउट चेक ऐसे थोड़ी ना बॉलिंग के लिए अलाउ करेंगे। नहीं वो तो चेक होता है प्रॉपर। सर उस तो मलिंगा भी ऐसे लगता था कि थ्रो फेंकता है, लेकिन सब मुझे चेक। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे नॉन वेजिटेरियन बेस्ड डाइट में ब्रूट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता होगा, जैसे ज्यादा प्रोटीन बेस्ड डाइट अगर लें। या आई थिंक दैट मे बी वन ऑफ द रीजन, या वन। नो सर, वो तो पहला तो Polar- क्लाइमेट है जो कि पंजाब कश्मीरी रीजन का क्लाइमेट है, तो दैट आर मोस्टली पंजाबी पीपल देयर, मतलब पाकिस्तान में जो पंजाब है वो दैट इज एरिया वाइज बिगर देन द इंडियन पंजाब, तो सर पंजाबीज आर मोस्टली वेजिटेरियन। सेकंड इट मे बी डाइट आल्सो यार, पाकिस्तानी यार, मुस्लिम डाइट पे तो डिपेंड करता है। नहीं, और एक नॉन ज्यादा वेजिटेरियन में ब्रूट स्ट्रेंथ होता है, आता है बहुत फैक्टर मुझे लगता है कल्चर ऑफ प्रमोशन की। यहाँ पे रोल मॉडल जो है बॉलर्स हैं, हमारे यहाँ पे सचिन, विराट, ये रोल मॉडल्स, धोनी, वहाँ पे वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इमरान खान, ये रोल मॉडल्स हैं। यस सर। तो दैट डिपेंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वही है कि मतलब जो यंग जनरेशन है वो क्या प्रेफर करते हैं। ओके सर यस सर
आपने सर जो ये बॉल को रब करने वाला बताया, इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है क्या कि वो लोग एक साइड को हेवी और एक साइड को लाइट करना चाहते हैं बॉल को, ताकि रोटेशन का इफेक्ट आए कुछ, क्योंकि सर ऐसा मैंने कहीं इतना कैसे घिसेंगे वो यार, इतना कैसे घिसेंगे, पैंट पड़ जाएगी उनकी। नहीं नहीं, इतना आई डोंट नो। देखिए फैक्टर्स हो सकते हैं मल्टीपल, पर मुझे लगता है कि वो रफ और स्मूथ का फैक्टर होता है, ना कि मास डिस्पैरिटी का। तो उनको खुद को भी ऐसा खुजली हो रही होती होगी। नहीं नहीं, खुजली के कारण नहीं करते हैं। अर्लियर आई यूज्ड टू थिंक खुजली हो रही होती है। पहले यही लगता था सर कि बचपन में यार वो हमेशा खुजली क्यों करते हैं गेम्स। हाँ सर, क्योंकि जैसे कि एक साइड को ऐसा, मतलब मैंने कहीं सुना था कि बॉल को मतलब एक साइड को हैवी और एक साइड को लाइट करने के लिए वो लोग करते हैं, ताकि फिर जाकर मतलब वो स्विंगिंग में वो लोग को मदद करे। आई डोंट नो यार वो क्या होता है, बट मुझे ये नहीं पता कि एक थिन लाइन होती है ना कि टेम्परिंग कहाँ पे होती है, टेम्परिंग कहाँ पे नहीं होती, पता नहीं, वो उसके रूल्स समझ में नहीं आते मुझे कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको बोल देंगे कि टेम्पर कर रहा है और कब टेम्पर नहीं करता वो। हाँ यस सर। ठीक है, अब आते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो हमारा जो फ्रांस में थे तो वी वर हैप्पी पीपल, क्योंकि इंडिया वाले हम बैटिंग लेके भाग जाते थे और उनको बॉलिंग में मजा आता था, तो दोनों विन विन सिचुएशन। तो अगर आप मतलब सर यूरोप आप लोग बैटिंग करते हैं, वो लोग बॉलिंग कर रहे हैं। यूरोप में जाएंगे ना आप, अरे भाई लेकिन किसी किसी की बॉलिंग इतनी तेज होती थी ना, मतलब टेनिस में भी वो इतनी फास्ट कर देते थे ना, तो दिखती नहीं थी बॉल। मतलब कभी आपने देखा है? मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि 140-50 में फिर क्या दिखता हुआ वो। मतलब Yes. हाँ, उनकी कन्वेंशनल गली वाले बॉलर इतने तेज डालते हैं तो 150-60 पे 100 डालते होंगे, तो फिर कैसा दिखता है? आई कैन बॉल नॉट। भी तो छोटी होती है ना सर, तो दिखता भी नहीं होगा, बड़ा सा ऑब्जेक्ट रहे तो एक सर टाइम का नहीं नहीं, बट आई कैन इमेजिन, मतलब जो हम खेलते हैं ना वो आई डोंट नो कि 110 से ऊपर खेलते हैं, 110-15 से ऊपर। हाथ दर्द कर जाता है सर एक हाँ नहीं, सर वो से। काफी होता होता है। 110-15 से आई एम श्योर कि 110-15 से ऊपर नहीं खेलते हम। तो ये तो हमारे सीमर हरभजन सिंह डाल लेते हैं 110-15 तो। Yes. Sweet. तो हाँ सर प्रैक्टिस जब से वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो जाता होगा। हाँ हाँ, देखिए वो जो भी उनका जो बैट्समैन होते हैं वो उनका मतलब कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, वो स्प्लिट सेकंड में वो सबकॉन्शियस लेवल पे डिसीजन होता है। ऐसा नहीं होता कि आ रही है फिर अब मैं बैट उठाऊं और घुमाऊं उधर, वो सब कुछ अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। बहुत 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 सारी बार तो ऐसा होता है कि पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला शॉट खेलना है। हाँ सर, मतलब पहले वो वो लोग रिलीज प्रोफेशनल। करने के पहले ही देख देख सकता है, हाँ, उसके पता बाद। नहीं कैसे होते हैं यार वो। बहुत तरीका होता है सर खेलने का। चलिए, और अब हम देखते हैं, इसके हमारे थ्योरेटिकल वाले पार्ट हो गए हैं। एक और आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कि टर्बुलेंट वाला पूछ रहे थे आप। हाँ, सो आप अगर यूरोप में जाएंगे तो भारत पाकिस्तान एक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एशियन लोग दोस्त दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उनका फूड कल्चर सब सेम होता है ना। फिल्में भी वो बॉलीवुड वाले देखते हैं, लैंग्वेज भी सेम ही। लैंग्वेज भी उनकी जो उर्दू होती है वो हाँ सर तो उनका थोड़ा कोई फिल्म है, सब सेम है। बॉलीवुड ही नहीं देखेंगे मतलब सर। बॉलीवुड देखेंगे। अच्छा तो उनका थोड़ी कोई फिल्म है। चलिए अब देखते हैं हम। इससे आपने पूछा था कि हाउ डू वी क्लासीफाई। तो रेनॉल्ड्स नंबर की आपकी मैं डिपेंडेंसी बताता हूँ, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, इसको आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर dimensionless number which is used to determine type of flow. तो एक आपका होता है हाई रेनॉल्ड्स नंबर,
और एक होता है लो। हाई रेनॉल्ड्स नंबर होता है विच इज टर्बुलेंस फ्लो। क्योटिक होता है, क्योटिक। और लो रेनॉल्ड्स नंबर होता है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टडी फ्लो। ये क्योटिक नहीं होता, स्मूथ होता है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से एमएसक्यू में ही आएगा, एमसीक्यू में। रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस नंबर है विच इज यूज्ड टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। और हाई का मतलब होता है टर्बुलेंट, लो का मतलब होता है स्ट्रीमलाइन, ठीक है। अब इसके ऑब्जर्वेबल्स पे जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है? आर। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू रो वी डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। जहां पर रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी बी है क्रिटिकल वेलोसिटी है ना। V is the flow speed, mu is the viscosity. So I'm not going into detail, ठीक है। Yeah, this is also outside your syllabus, but अगर आपने पूछा था इसलिए मैं आपका पैरामीटर्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो rho is the density of the fluid, मतलब नॉट आउटसाइड द फ्लूइड बट इसकी डिटेल्स नहीं है आपके, नॉट आउटसाइड द सिलेबस बट इसकी डिटेल्स आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आपको 3-4 चीजें पता होना चाहिए। तो डायमेंशनलेस नंबर है, इसका यूज किस लिए होता है, डिटरमाइन। तीसरा हाई लो है तो क्या होगा, और चौथा इसका डिपेंडेंसी क्या है। बस ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। सर म्यू मतलब विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, वो जो कोएफिशिएंट या जो सर मतलब जो नॉर्मली ईटा लिखते हैं वही वाला ना? हाँ वही म्यू ईटा, वो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग हो जाता है, ठीक। तो म्यू मतलब विस्कोसिटी से रिलेशन है इसका। वी जो है आपका फ्लूइड स्पीड है, और रो जो है वो डेंसिटी है, ठीक है, ठीक है। तो रो आपका बढ़ेगा तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो रेनॉल्ड नंबर। चलिए ये कल वाला जो मैच हुआ न्यूजीलैंड का, उसमें क्या हुआ? मैंने देखा नहीं। सर मैच रद्द हो गया। सब वो मैच रद्द हो गया बारिश की वजह से। बारिश हुआ? की वजह से। यस सर। अच्छा, वो बारिश। क्या है सर, फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है, चल रहा है, क्रिकेट की बात कर। फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है? यस सर, मैंने की फीफा स्टार्ट हुआ है सर। ओके। आप क्रिकेट देखते हैं सर? क्रिकेट में मतलब हाइलाइट्स देख लेता हूँ, बट आई डोंट वॉच कि मैं पूरा दिन बैठ के देखता हूँ। लास्ट जब से एमएस धोनी ने रिटायर किया, जब से क्रिकेट बंद कर दिया मैंने। सेम सर सर सेम। पहले से ही इंडिया जीत ही नहीं रहा जब से रिटायर तो अब अच्छा नहीं लगता देखने में। मतलब पहले सचिन ने रिटायर किया था, फिर बंद कर दिया था, फिर एमएस धोनी ने फिर कुछ थोड़ा होप जगाया था, यस सर। थोड़ा इंटरेस्ट आया था, तो फिर देखना शुरू किया था फिर वापस। अब ज्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है। बहुत सारे प्लेयर, हर एक कंट्री का जो प्लेयर है वो सब रिटायर हो गया, तो ठीक नहीं लगता। नंबर ऑफ मैचेस अब ज्यादा होते हैं, वो कारण है। नहीं है, सूर्या खेलता है ना, सूर्या आया है। क्या बोल रहा भाई? भाई सूर्या को मैं ज्यादा अच्छा तो अच्छा खेलते हैं।
ओके, अब बताइए हमने जो कल क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में दिए थे वो आपने ट्राई किए? सर अभी हाँ पूरा सर, एक असाइनमेंट खत्म कर यस सर। है ना? तो बताइए इसमें डाउट्स हैं कुछ, अभी वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर वेंटिलेटर भी है ना सर? क्या हुआ? इसके सारे कॉन्सेप्ट सिलेबस में हमारा वेंटिलेटर भी है ना सर? हाँ वेंटिलेटर उसको उसको कराऊंगा मैं अभी, एक उसके अभी कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं इसके फ्लूइड के, वो मैं कराऊंगा अभी। बट उससे पहले जो मैंने बर्नोलीज वाले आपको दिए थे वो 27 है सर। एक इसका सी ऑप्शन भी, इसका ए ऑप्शन भी लग रहा है। 27? हाँ सर। 28 में कुछ माने लग रहा है पैरामीटर 28 तो हमने कर लिया ना, वेलोसिटी रिफ्लेक्स। वेलोसिटी 28 द स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन, राइट? हो गया सर। हाँ 28 हमने क्लास में एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव कराया था। 34 नहीं हो रहा। सर मैं 21 की बात कर रहा था। 34 21 ओके 21 देख लेंगे। 36 देख लीजिए। 36 और बताइए। 46 दिया था आपने? 36। ओके, इसमें तो बाकी फिर बहुत सारे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। चलिए तो देख लेते हैं, हम पहले देखते हैं आपका एक बार 21 देखिए। 21 क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? अ गार्डन whose has an internal diameter of 2 inches. It is connected to a lawn sprinkler. ठीक है, तो ये आपका गार्डन का पाइप है जो इसका डायमीटर जो है वो 2 इंचेस है। It is connected to a lawn sprinkler that consists of a fan enclosure with 100 holes each of 0.05 in diameter. ठीक है, तो स्प्रिंकलर से कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से स्प्रिंकलर से कनेक्टेड है और स्प्रिंकलर में जो है वो 100 है होल्स और 100 होल्स है और ईच होल जो है, ईच होल का डायमीटर है स्मॉल 0.05. So the water in the hose has a speed of 3 run. The water leaves the sprinkles whole side. ठीक है, चलिए तो बताइए यहां पर से एरिया कितना है? A1 कितना है? पाई d²/4 इतना एरिया होगा। यस सर। जहां से एरिया से वाटर इंटर हो रहा है। अब बताइए यहां पर एरिया कितना है जहां से वाटर लीव हो रहा है? 100 into पाई 100 into 0.5 स्मॉल d²/4 है ना। तो और v1 दिया है आपका 3 फीट पर सेकंड। v2 निकालना, a1 v1 इज इक्वल टू v2 का v2। ठीक है, फीट में कितने इंच होते हैं? 1 फीट में 12 इंच सर। चलिए यहाँ से आपका v2 निकला है। स्प्रिंकलर में से कितना स्पीड से पानी आ रहा है? ओके, इसका जरूरत भी नहीं है सर, फीट वाले का एरिया में तो कैंसिल हो जाएगा ना इंचेस। हाँ ओके, अब एक बार ये 35 to 42 में आप बोल रहे हैं डाउट है 36 सर 27 लिख लीजिए। हाँ 27 में बोल रहे हैं कि द कंसिडर लिक्विड डिस्चार्जिंग फ्रॉम द ओरिफाइस इन द टैंक एट द डेप्थ h below surface, h below the surface if the इसका orifice ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, ये भी पूछ रहा था। till its final vertical velocity becomes 0।
0 होगा। क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसने बोला है कि द ओरिफाइस वाज कम अपवर्ड, उसने बोला कि अगर इस तरीके से हो तो क्या हुआ, ये इसका मतलब ये बोला है ना, मतलब उसकी डायरेक्शन हमने मोड़ दी है, मतलब आप जो है वेलोसिटी इधर हो, वर्टिकली आउटवर्ड। वेलोसिटी का जो है मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा √2gh, बट हमने उसकी डायरेक्शन ऊपर कर दी। हाँ, तो इफ द ओरिफाइस वाज कर्व्ड अपवर्ड हाउ हाई वुड द स्ट्रीम ऑफ वाटर राइज, तो v कितना हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। हाँ सर। तो कितनी हाइट तक जाएगा ये, वापस वहीं तक जाएगा, h तक जाएगा सर वापस। हाँ h तक जाएगा। हाँ, तो क्या दिक्कत आ लेकिन रही है सर वहाँ पे सर तो v ऊपर जाके 0 होगा ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि टिल फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, till its final vertical velocity becomes 0। हाँ, you're right, सही बात। तो सर मैंने सर बी ऑप्शन इसलिए नहीं चूज करा क्योंकि वी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ, तो टेक्निकली वो नहीं ले सकते, मतलब है तो सही लेकिन ले नहीं सकते उसको। मतलब देखिए ऐसा, इसका आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ मतलब वैसे देखो तो ऑल ऑफ द अबव बोलना चाहिए, क्योंकि v² / 2g इज द हाइट। ठीक है, बट सर वी और दिया h नहीं ना कुछ भी वी करके। हाँ, मतलब समझ गए क्या है वो। तो इसका आंसर तो वैसे तीनों सही है कि जब कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। दूसरा है कि v² / 2g, ये भी सही है कि हाइट जो है v² / 2g हो, और h तो है ही। तो आंसर इसका टेक्निकली डी होना चाहिए। ओके, अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम अच्छा 35 हो गया था आपसे, 35। हाँ सर। यस सर। प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहे हो, तो 35 हो गया था, तो 35 में क्या आया था आंसर, प्रेशर डिफरेंस? प्रेशर 1500 डिफरेंस बिटवीन एयर बिलो एंड एयर अबव। तो उसने बोला है कि अच्छा, तो ये विंग है आपका, तो ये प्लेन का आपका विंग है इस तरह से, एयरप्लेन का। ठीक है, तो ऊपर जो है उसकी वी अप जो है, मतलब ऊपर जो है वेलोसिटी है 60 मीटर्स पर सेकंड, 60 मीटर्स पर सेकंड, और जो वी डाउन है, वी डाउन है आपकी 40। तो प्रेशर अप और प्रेशर डाउन क्या होगा, ठीक है, तो ये तो आपने निकाल लिया होगा, ठीक है ना, बर्नौली थ्योरम से। तो बताइए कितना आया था डिफरेंस प्रेशर, वी स्क्वायर माइनस ये वी2 प्रेशर स्क्वायर। डी जगह होगा ना, प्रेशर डी माइनस प्रेशर बी, कितना आएगा? 1.5 × 10⁻³ आया था। हाँ सर। यस सर। सर इसके आगे वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है सर, ये मतलब इसका मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये पास्कल इतना लगेगा, मतलब ये प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, इसी कारण जो है वो फ्लाइट को जो है ऊपर फोर्स लगा के रखेगा ये विंग। ठीक है, तो इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग इफ द एरियाज। अच्छा, लिफ्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि फोर्स अप्लाइड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। आपको टर्म नहीं समझ में आ रहा था ये ना? हाँ सर, वो मतलब लगा कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर वो लगा कि सिर्फ आंसर लाने के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लिफ्ट का मतलब होता है कि फोर्स अप्लाइड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, मतलब कि डेल्टा पी इंटू एरिया।
ये वाकई में ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट वगैरह में कि प्रेशर ज्यादा होता है तभी वो लिफ्ट कर पाते हैं? देखिए एरोडायनामिक्स में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एक तो उसका थ्रस्ट भी होता है और एक ये राइट की जो विंग का लिफ्ट होता है वो मेजर फैक्टर प्ले करता है। अच्छा, एरोडायनामिक्स में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ऐसा। एरोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा पी इंटू एरिया हो जाएगा। तो डेल्टा पी आपका कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ पास्कल और एरिया आपका दिया हुआ है। अच्छा पास्कल तो अपना मीटर्स पर वही होता है ना? हाँ सर, वो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन, आपका ऐसा यूनिट 1 न्यूटन पर मीटर, ऐसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। हाँ 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा यूनिट ही है। तो एरिया आपका है 15, तो 15 225। ओके, तो अभी मैं आपको इसके रेस्ट होमवर्क आपको मैं लिखवा दूंगा और बाकी अभी आप 37 में क्या है सर? अ प्लेन वेग्स 500 kilograms, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इट? 37 में नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स होगा तो यही है ना, मतलब नीचे mg से वो कर देंगे ना, नीचे एमजी से अच्छा ओके सर, ओके सर, हो जाएगा सर अभी। बट इसमें डाउट मेरा ये है कि लिफ्ट आप 2 विंग का लगाएंगे कि 1 विंग का लगाएंगे? सर दोनों विंग का, दोनों का लगाएंगे ना। हाँ वो एक बार देख लीजिएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा एम्बिगुअस लग रहा है मुझे कि लिफ्ट जो है ना, क्योंकि एक विंग से थोड़ी प्लेन चलता है। तो उसमें हाँ सर दोनों विंग का लगेगा। 2 विंग का लगेगा ना, एक इधर और एक इधर लिफ्ट। तो देख लीजिएगा वो क्या है, बाकी जाएगा सर अभी। सर तो इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं उसमें बता रहा हूँ मैं आपको कौन कौन से करना है कौन कौन से नहीं। अभी कॉन्सेप्ट आपके लगभग एक और बाकी हो, मैं करा देता हूँ। बट उससे पहले जस्ट 1 मिनट, ये तो हमने कर लिया था ना TFR वाला, बॉयंसी वाला जो वॉल्यूम निकालना था वो तो कर लिया था हमने। यस सर। मैं क्वेश्चन नंबर जो 50 था। यस सर। क्रिटिकल हमने कर लिया है पार्ट। एमसीक्यू में टोटल कितने क्वेश्चंस है फ्लूइड में? मेरे को न्यू वाले में बता देना मेरे को कोई। न्यू वाले में 55 है। 56 और लगभग 60 के आसपास। 60 है सर। ओके चलिए ओके, तो एक काम करते हैं, इसमें अभी एक कॉन्सेप्ट बचता है वेंचुरी ट्यूब, एक कॉन्सेप्ट आपका विस्कोसिटी का बचता है और एक कुछ हॉरिजॉन्टल फ्लो का बचता है। 2-3 कॉन्सेप्ट बचते हैं, तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है? यस सर। और बाकी मैं होमवर्क आपको उस पर लिख दूंगा टेलीग्राम पे। और तो कल जो हमारी होगी वो फ्लूइड की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिएगा। कोई इनको भेज दो यार टेलीग्राम का लिंक। उसके बाद क्लास में गैप रहेगा? उसके बाद में ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन गैप रहेगा, फिर हम STR शुरू करेंगे। सर आप डाउट कब लेंगे इसके? और हमारा डाउट किसका डाउट? सर जब फ्लूइड्स के डाउट बनेंगे। लैग्रेंजियन वाला तो डाउट लैग्रेंजियन वाला सेशन कराऊंगा मैं STR के बाद, एक ग्रेविटेशन वाला सेशन कराऊंगा, फिर एक जनरल डाउट क्लासेस लूंगा 2-3, जिसमें आपके सारे जो भी बच्चे पूछे हैं सारे। ओके सर। पहले चलिए सर STR वाला आपने कहा था ऑफलाइन बैच के साथ होगा। हाँ LC उनसे कोऑर्डिनेट करूंगा, क्या है अभी मुझे पता नहीं है, मुझे एडमिन ने बोला था कि वो भी ज्वाइन करेंगे। सर एक क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए ना सर प्लीज, मैं रीड कर रहा हूँ। क्या हुआ? ऑफलाइन वाले बच्चे कैसे हैं? एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा सर, रीड कर रहा हूँ, मतलब बुकलेट का ही है, समझा दीजिए सर। फॉर ए पार्टिकल मूविंग ग्रेविटेशनल फोर्स प्री सेंटर डिस्टेंस इन पैराबोलिक ऑर्बिट। ये प्री सेंट्रिक डिस्टेंस सर क्या होता है, वो नहीं समझ में आ रहा है। प्री सेंटर डिस्टेंस इन पैराबोलिक ऑर्बिट। क्या प्री सेंटर? यस सर, प्री सेंटर सर। वैसे यस
सर वो सेंटर से स्पेलिंग पहले ऐसा लिखा हुआ है PERI सेंटर। पेरी सेंटर। यस हाँ सर पेरी डिस्टेंस सेंटर, सर क्या पेरी होता है सेंटर सर? नहीं, क्या पूरा क्वेश्चन बोलो, आप क्या बोलो? पढ़ रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ सर। फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स पेरिसेंटर डिस्टेंस इन पैराबोलिक ऑर्बिट RP while the radius of the circular orbit with same angular momentum। डिस्टेंस यस तो हमने बताया था आपको पेरी मतलब कहाँ था, पेरी वाला मतलब पास वाला था ना जी। तो पेरी सेंटर डिस्टेंस मतलब ये था कि ये इसकी बात कर रहा है वो, पैराबोलिक पाथ। डिस्टेंस हो क्या? पेरी सेंटर डिस्टेंस मतलब ये इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। ओके सर, मतलब जो पेरिहेलियन आता है वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट जो होता है। मिनिमम पेरी और एक ही होता है ना, तो पेरी वो। चलिए सर एक बॉल वाला जो आप बोल रहे थे वो फ्रिक्शन वाला, वो एक बार फिर से बता देंगे क्या? तो उसमें बॉल रोटेट किधर करेगी? कौन सा वाला? जो बॉल जो सर स्विंग कराते हैं ना, अभी बर्नौलिस का मैग्नस इफेक्ट में आप बता रहे थे कि एक साइड को स्मूथ करते हैं। नहीं तो उसमें क्या था कि मैंने बताया था कि वो रफ सरफेस की वजह से है। क्यों? हाँ सर उसको एक बार फिर थोड़ा सा बताते, रिपीट कर दे। हाँ तो सपोज आपका इस तरह से बॉल रोटेट हो रहा है और इधर वाला सरफेस सपोज रफ है आपका, ठीक है, और इधर वाला सरफेस स्मूथ है आपका। तो जिधर रफ करेगा उधर वाला सरफेस जो है वो यहाँ के पार्टिकल्स को ज्यादा ड्रैग करेगा। हाँ सर। यहाँ की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी और यहाँ की वेलोसिटी जो है वो कम होगी। तो वेलोसिटी यहाँ की ज्यादा होगी तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण हो जाएगा। सर पार्टिकल्स को ड्रैग करेगा तो वेलोसिटी मतलब किसकी ज्यादा होगी? पार्ट वहाँ पे इफेक्टिव वेलोसिटी ज्यादा होगी? एयर पार्टिकल्स है उसकी। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, वो फ्रिक्शन की वजह से वो मतलब उसको ज्यादा ड्रैग फ्रिक्शन करेगा। की वजह से ज्यादा उसको ड्रैग करेगा ना वो। अच्छा सर, तो जब वो गेंद स्विंग करते हैं तो मतलब हमें कैसे पता होगा कि वो किधर स्विंग कर रहा है किधर नहीं कर रहा है? क्योंकि वो हाँ दैट इवेंचुअली इज व्हाई आई एम सेइंग ना कि वो रैंडमली कुछ करते हैं, तो समटाइम्स इट स्विंग समटाइम्स इट डजंट स्विंग। कभी ज्यादा भी होता है कभी कम, एक डिग्री होती है, डिग्री ऑफ स्विंग होता है ना, कभी स्विंग करता है कभी ज्यादा करता है। हमारे हाथ में ये नहीं है कि मतलब ये नहीं होता कि वो कैलकुलेट करता है बॉलर के यहाँ पे जाएगा पक्का होने के बाद फिर क्या होगा। बस मतलब वो सर वो एक लगाते हैं कि होगा हाँ और वो नहीं तो या इनिशियल फिर नहीं कंडीशन होगा। लगा देते हैं और एक्चुअली दैट डिपेंड्स। वो भी हम बता सकते हैं कि उसको ग्रिप किस तरह से करो, उसको ग्रिप जो है वो थ्रेड होता है उधर करो या फिर उसको डायमेट्रिकली अपोजिट ग्रिप करो। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच वो होता है। जैसे कई बार आप देखा होगा कि आप जैसे एक वीडियो है उसमें स्पिनर्स का दिया हुआ है कि वो डालते हैं ना तो उनको उनके हाथ में इतना कंट्रोल होता है कि जब बल्ले पे बॉल लगेगी तो धागा वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा, इतना काफी तक ज्यादा उनको मतलब। समझिए बात। तो ठीक है वो तो होता है, बट देयर आर मल्टीपल एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द स्विंग। बॉल जो है एयर दोनों एक रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से मतलब मोशन देखा रहे थे। एयर जो था वो बॉल का अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मींस रिलेटिव वेलोसिटी वाला यहाँ पर वेलोसिटी है दोनों, मतलब है ना। रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हो आप। मैं बोल रहा हूँ कि जो बॉल के पास वाला जो एयर ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बॉल तो सर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा रिजल्टेंट वही तो फील करे, मतलब उस फील करेगा ना बॉल। हाँ मतलब उसी की बात कर रहा हूँ, इसके पास जो एयर मास है इसकी बात कर रहा हूँ, इस एयर मास की। यस सर। चलिए तो अब इसके कुछ होमवर्क बाकी हैं और वो मैं दे दूंगा, और कल मैं भी आपकी इसकी फ्लूट की लास्ट क्लास होगी। सर एक चीज और मतलब रिलेटेड सर थोड़ा सा मतलब डिस्कस टाइप के पूछ लें। किसकी बात कर रहे हैं? ये जो फ्लूइड जो है मैग्नेस इफेक्ट था ना, इसी से ये हम कल डिस्कस कर लें, काम करें। मतलब वो इससे नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हट के थोड़ा सा है सर, मतलब इसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा हट के होगा। 9:15 बजे एक और मेरी मीटिंग स्टार्ट है इसलिए। ओके सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।